नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये टॉपिक प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत आता है। आज हम शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, उसके अर्थ के बारे में, उसके प्रकार के बारे में एवं आवश्यकता और उपयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और तकनीकी। तो सिंपल है कि जब हम अपने शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग करें तो उसी को क्या बोलेंगे? शिक्षण तकनीकी बोलेंगे। दोस्तों कोई भी शिक्षक है अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेता है। ओके, क्यों लेता है? कि भाई जिससे उसका शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बने। ओके, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? शिक्षण तकनीकी बोलते हैं। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर हमने सहज, सरल और प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए हम वैज्ञानिक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का हम उचित प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रयोग को की जो विधि है इसको हम बोलते हैं दोस्तों शैक्षिक तकनीकी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे जैसे अगर आपकी नवीनतम खोज या आविष्कार सामने आते हैं तो शैक्षिक तकनीकी में भी क्या होते हैं? परिवर्तन आते हैं। यानी कि जो उसकी अर्थ है, परिभाषा है और स्वरूप है, उसमें भी लगातार दोस्तों परिवर्तन होता रहता है। ओके, क्योंकि भाई आज के समय पे तो भाई आप देख रहे हैं कि भाई लगातार वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आविष्कारों ने भाई मानव के जो जीवन है उसके हर पक्ष को प्रभावित किया है ना। तो जिससे भाई शिक्षण और अधिगम भी क्या हुए हैं? बहुत प्रभावित हुए हैं। जो शिक्षा है, शिक्षण है, अधिगम है, ये तीनों के तीनों क्या है? बहुत प्रभावित हुए हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो शैक्षिक तकनीकी है वो आपकी डिपेंड करती है किस पर? कि जितने आपके नवीनतम खोज होंगे, जितने आविष्कार सामने आएंगे, तो शैक्षिक जो तकनीकी है उसका अर्थ और स्वरूप भी लगातार चेंज होता रहेगा। ओके दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी में मुख्यतः दो बिंदु निहित होते हैं। पहला है आपका शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति और दूसरा है शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण। देखिए, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका प्रमुख बिंदु है या प्रमुख उद्देश्य भी इसको मानना चाहिए कि भाई जितने भी शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। दूसरा क्या है कि भाई शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण, यानी कि हमने जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ओके, यंत्रीकरण में जैसे हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, जो हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो जैसे क्या? जैसे रेडियो है या आपका टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इन सब का प्रयोग करना है हमने शिक्षण की क्रियाओं में। तो इससे क्या होगा? इसी के प्रयोग को क्या बोलेंगे दोस्तों? शैक्षिक तकनीकी बोलेंगे। इससे होगा क्या? इससे आपका शिक्षण बहुत प्रभावशाली होगा। ठीक है ना, और आपका जो शिक्षण है वो काफी क्या होगा? सहज होगा और सरल होगा। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण तकनीकी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन परिभाषाओं को पढ़ के हम शैक्षिक तकनीकी को और भी अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, डॉक्टर एस कुलकर्णी की जो परिभाषा है उसको आप देखिए, शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणालियों, विधियों एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो देखिए, बड़ा अच्छा इन्होंने माना है कि भाई जो शैक्षिक तकनीकी है उन सभी प्रणालियों, जो प्रोसेस का हम यूज करते हैं, विधियों और माध्यमों का विज्ञान है। इन्होंने इसको विज्ञान माना है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा देखिए, BF स्किनर ने जो परिभाषा दी है, शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशालीता में वृद्धि करता है। ओके, तथा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है। ओके, तो भाई इनका सभी का मानना है कि भाई शिक्षण तकनीकी की मदद से जो आपका शिक्षण है वो प्रभावशाली होता है। ओके, तो देखा जाए तो भाई तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का अगर हम शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? शैक्षिक तकनीकी बोलेंगे। ठीक, तो भाई सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। शैक्षिक तकनीकी को अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? कि भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही शिक्षण तकनीकी है या फिर शैक्षिक तकनीकी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ओके, तो आई होप कि ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बाद शैक्षिक तकनीकी की कार्यात्मक परिभाषा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ई हेडान द्वारा दी गई थी। ये कार्यात्मक परिभाषा के पढ़ने के बाद हमें शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं भी पता लग जाएंगी। हालांकि विशेषताओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कार्यात्मक परिभाषा से हमें काफी कुछ शैक्षिक तकनीकी के बारे में सीखने को मिल जाता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आधारभूत विषय। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शैक्षिक तकनीकी में
विज्ञान को आधारभूत माना जाता है, यानी कि इसका जो बेसिक है हम मानते हैं कि विज्ञान है। ओके, यानी उसी को लेकर सारी चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन। ओके, जो शैक्षिक तकनीकी है दोस्तों उस पर शिक्षा पर भाई विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। ओके, इसके बाद तीसरा देखिए शैक्षिक तकनीकी में हमेशा व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान को ही नहीं, व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला कि भाई ये क्या है, निरंतर विकासशील विषय। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें लगातार विकास होता रहता है, नवीन अनुसंधान, नई खोजें होंगी, तो उसके अनुसार इसमें भी लगातार क्या होगा, विकास होता रहेगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों कि इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में विकास करना भी है। तो देखिए जितना आप सीखने की प्रक्रिया यानी आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें जो उसकी प्रक्रिया है उसमें विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि आप नई नई शिक्षण विधियां लेकर आएंगे तो उसके लिए आप नए नए टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, तो उससे सीखने की प्रक्रिया में अपने आप ही क्या होगा, विकास होगा। छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और उनका जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा। ओके, इसके बाद इसमें शैक्षिक तकनीकी है दोस्तों, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसमें मनोविज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान आदि की भी सहायता ली जाती है। ओके, यह है शैक्षिक तकनीकी की कार्यात्मक परिभाषा। इसके बाद देखिए इसमें है क्रमबद्ध उपागम। ओके, यानी कि इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच, क्रमबद्ध उपागम का मतलब है सिस्टमैटिक अप्रोच को इसमें प्रधानता दी जाती है। इसके बाद सभी का समावेशन। देखिए दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब आप शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो उसमें चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे तकनीकी प्रक्रिया हो, सभी का अपने आप ही समावेशन हो जाता है। ओके, इसके बाद नवीन विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकी का प्रवेश। ओके, देखिए शैक्षिक तकनीकी की मदद से ही शिक्षण में नवीन विधियां आ पाई हैं और नई नई जो टेक्नोलॉजी है पढ़ाने की, यानी नव शिक्षण तकनीकी का मतलब है कि शिक्षण की नई नई तकनीकी का प्रवेश संभव हो पाया। ओके, और इसके बाद देखिए जो शैक्षिक तकनीकी है वो अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु समर्थ। तो अधिगम परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन जरूरी है तो उसको शैक्षिक तकनीकी की मदद से परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये हैं दोस्तों इसकी कार्यात्मक परिभाषाएं। ओके, तो इतनी सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमें आसानी से शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं तो दोस्तों पता लग गई है। तो इसका मतलब है कि भाई जो शैक्षिक तकनीकी है वो काफ़ी विस्तृत है दोस्तों, ठीक है ना। एक समय था जब शैक्षिक तकनीकी को खाली हम मानते थे कि भाई श्रव्य दृश्य तकनीकी का प्रयोग ही आपका क्या है, शैक्षिक तकनीकी है, लेकिन आज के युग में दोस्तों जो शैक्षिक तकनीकी है उसकी जो धारणा है वो काफ़ी विस्तृत हो गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई जो शैक्षिक तकनीकी है उसमें क्या है, सभी प्रकार की विधियां, प्रविधियां, ठीक है ना, और यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ओके, तो दोस्तों अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो भाई जो शैक्षिक तकनीकी है वो शैक्षिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने, संगठित करने, उनको अग्रसारित करने तथा उनके प्रभावों को भली भांति नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास है। ओके, तो शैक्षिक तकनीकी क्या है कि भाई आपके जो आप एजुकेशन देते हैं और जो एजुकेशन प्रोसेस को अपनाते हैं तो उनका आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन उसको आप क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड भी अगर आपको करना है और उसके बाद अगर आपका जो उसका इम्पैक्ट है उसके बारे में भी पता लगाना है तो उसके लिए आपका क्या है, ये एक व्यवस्थित यानी कि प्रॉपर और एक तरीके से वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक प्रयास है। ओके, तो बड़ा अच्छा इसकी डेफिनेशन है। आई होप कि आपको शैक्षिक तकनीकी की जो विशेषताएं हैं और यानी कि जो उसकी कार्यात्मक परिभाषा है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं, वैसे तो दोस्तों हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की विशेषताएं पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि जो उसका कार्यात्मक परिभाषा थी उसके आधार पर हम उसकी विशेषताओं को पहले ही जान चुके थे, लेकिन फिर भी हम इन विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, समस्या समझ एवं समाधान। इसका मतलब है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी शिक्षण समस्याओं को समझता है। ओके, उसके बाद वो क्या करता है, नई तकनीकों का विकास करता है, ठीक है ना, और उन समस्याओं के समाधान में भी मदद करता है। तो शैक्षिक तकनीकी की मदद से शिक्षण समस्याओं का समझ मिलती है कि भाई क्या समस्या है उसको समझता है, तो उसके लिए क्या करता है, नई तकनीकों का विकास होता है। ओके, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, समाधान होता है। ठीक, इसके बाद
जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो शिक्षण विज्ञान तथा शिक्षण कला दोनों को प्रभावित करती है। बिल्कुल, शिक्षण विज्ञान और शिक्षण कला दोनों को वो क्या करती है, प्रभावित करती है कि भाई आप शिक्षण विज्ञान है उसमें आप किस तरह से प्रयोग करेंगे, और जो शिक्षण की कला होगी यानी आप किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, उन दोनों को आप क्या करती है, इफेक्ट करती है। ओके, इसके बाद अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सशक्त बनाती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अधिगम प्रक्रिया को सरल और सशक्त बनाती है। ओके, इसके बाद शिक्षा के प्रसार में सहायता और निरंतर विकास। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शिक्षा के प्रसार में बहुत सहायता देती है, और वैसे भी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो निरंतर विकास का विषय है। ओके, इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा तथा व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है उसका मूल अगर आधार कहें तो वो यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। हर चीज बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। ओके, शिक्षा के उद्देश्य हो, चाहे आपके स्कूल का स्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज हो, ओके, वो हमेशा क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, और व्यक्तिगत भिन्नता को भी उसमें ख्याल रखा जाता है। ठीक है ना, माना जाता है कि भाई हर जो आपका बालक है वो डिफरेंट है, तो उसको अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम लर्निंग है वो भी आपका किसके अंदर आता है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो उसमें आपका क्या होता है कि भाई व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है ना। तो भाई बाल केंद्रित शिक्षा और व्यक्तिगत भिन्नता का इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब आप शिक्षण में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उससे अपने आप ही जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित की ओर मुड़ जाती है। ओके, इसके बाद अगला है विज्ञान के साथ विकास। कहने का मतलब ये है कि भाई विज्ञान में समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता है वैसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी विकास होता रहता है। इसके बाद निरंतर विकास। देखिए, निरंतर विकास वैसे यहाँ पर 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं। निरंतर विकास का मतलब ये है कि जो विज्ञान के विभिन्न नियम और आविष्कार हैं उनका जब विकास होता है तो भाई शैक्षिक तकनीकी का भी विकास होता है। कहने का मतलब है कि जब विज्ञान में विकास होगा, आविष्कार होंगे, वही शैक्षिक तकनीकी का आधार बनेंगे। ओके, इसके बाद देखिए ज्ञानात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों से संबंधित। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों से संबंधित होती है या व्यवहारिक ज्ञान को ज्यादा महत्व देती है। ओके, ये तो हमने डिस्कस ही किया था। ओके, इसके बाद देखिए छात्र शिक्षक प्रशासक संपूर्ण विद्यालय प्रभावित, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से छात्र शिक्षक प्रशासक संपूर्ण विद्यालय प्रभावित होते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं। दोस्तों, जो शैक्षिक तकनीकी है उसके उद्देश्य क्षेत्र या हम इसको कार्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको भी आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन एवं विश्लेषण, ये तो है ही कि आपने उसका अध्ययन करना है और विश्लेषण करना है। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में भी कार्य करती है, यानी कि ये उसका एक उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम निर्माण, बिल्कुल, पाठ्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक बनाना है तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो वो इसके उद्देश्यों में भी आता है। ओके, इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं विकास। बिल्कुल, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण आपको वैज्ञानिक तरीके से करना है, यानी उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके निर्माण और विकास में भी इसका प्रयोग होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए जो शिक्षण अधिगम युक्तियां हैं या व्यू रचनाएं हैं का आपने चुनाव करना है, उनका विकास करना है और उपयोग करना है, उसमें भी शैक्षणिक तकनीकी अपने आप ही काम आएगी। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए उचित ऑडियो वीडियो सामग्री यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन करना है, उनका विकास करना है और उपयोग करना है। ओके, कि भाई जो उचित ऑडियो वीडियो सामग्री है जिससे कि भाई शिक्षण अधिगम प्रभावशाली हो पाए, तो वो भी आपका क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। ओके, हार्डवेयर उपकरण तथा जनसंपर्क माध्यमों का भी आपने प्रभावपूर्ण चयन करना है और उनका विकास करना है और उनका उपयोग करना भी सीखना है। ठीक है ना, इसके अलावा जो देखिए शिक्षा की उप प्रणालियां हैं उनका भी प्रभावपूर्ण प्रयोग, यानी कि आपने सुना होगा ना सब एजुकेशन ऑफ सिस्टम, तो उनका भी आपने क्या करना है, प्रभावपूर्ण उपयोग करना है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें मूल्यांकन भी आ जाता है कि भाई मूल्यांकन द्वारा उचित नियंत्रण भी बनाना है, वो भी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत है। और अध्यापक प्रशिक्षण में भी शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, अध्यापकों को प्रशिक्षित
करने में, ठीक है ना, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र। देखिए दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए यहाँ पर हमने शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है राजनीतिक कारक। देखिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में शैक्षिक तकनीकी का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो इन कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है राजनीतिक कारक। देखिए राजनीतिक कारक से मतलब है कि जो कारक राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक नीतियों तथा वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है दोस्तों कि देश में जो भी सरकार है उसकी नीति शैक्षिक तकनीकी के विकास क्षेत्र में कैसी है। ओके, कहने का मतलब यह है कि वो शैक्षिक तकनीकी के विकास में कितना योगदान देना चाहता है, ठीक है ना, तो वो कैसी नीति बनाता है उस क्षेत्र में, तो वही आपका क्या है, वो उसका राजनीतिक कारक है। ठीक, यदि शासन करने वाली पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि किन्हीं तकनीकी विशेष का प्रयोग करने से अगर उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा तो वो उसके विकास के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। ओके, तो अगर कोई देश है वो सोचता है कि भाई हम यार एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग करें, इससे हमें कोई विकास तो हमें लगता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो वो ऑफकोर्स उसकी नीतियों से नहीं रहेगा, तो वो अपने आप ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रभावित करेगा। लेकिन उसके उलट अगर कोई देश अगर सोचता है कि भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी से अगर हम अपनी एजुकेशन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो इससे में आने वाले समय पे काफ़ी लाभ होगा, तो वो उसकी अपने आप ही क्या होगा, नीतियों में आएगा और राजनीतिक रूप से उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो अपने आप ही वहाँ उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शैक्षिक तकनीकी का हम कह सकते हैं कि विकास होना अपने आप ही संभव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके उलट अगर कोई देश अगर ये सोचेगा कि भाई शिक्षा में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए और वहाँ पर उनकी जो नीतियाँ हैं वो वैसी रहेंगी, तो अपने आप ही शैक्षिक तकनीकी का वहाँ पर विकास संभव नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला आता है मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए मनोवैज्ञानिक कारकों में क्या होता है भाई, जैसे शिक्षक हैं, छात्र हैं, विद्यालय हैं, तो उनकी रुचि, स्तर, प्रवृत्तियों आदि का क्या होता है, इसमें समावेशन होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर शिक्षक है और छात्र हैं, अगर ये दोनों शैक्षिक तकनीकी के नवीनतम ज्ञान और सूचनाओं को रखते हैं, उनके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उनके उपयोग के लिए विभिन्न स्थानीय और अन्य स्रोतों का भरपूर लाभ उठाते हैं और विद्यालय के परिवेश में इसका सही प्रकार से उपयोग करते हैं, तो भाई वहाँ पर अपने आप ही शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। तो वो इसका क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है शैक्षिक कारक। देखिए दोस्तों, जो शैक्षिक कारक है वो शिक्षकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण से संबंधित होता है। ओके, यदि आप कोई भी जो टीचर है अगर आप उसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में उचित स्तर का अगर आप सुनियोजित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तो अपने आप ही जो शिक्षक है वो शैक्षिक तकनीकी में विकसित हो पाएगा। ओके, और अगर शिक्षक शैक्षिक तकनीकी से में विकसित होता है तो वो क्या करेगा भाई, विभिन्न विधियों का प्रयोग करके प्रयोगशाला का कार्य करने में सक्षम होगा। ओके, अगला आता है आर्थिक कारक। दोस्तों आर्थिक कारक तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी प्रयोग करना है या अन्वेषण करना है या खोज करनी है तो उसके लिए तो भाई धन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अगर धन नहीं होगा तो कोई भी तकनीकी का अगर विकास करना है या उसका प्रसार करना है या प्रशिक्षण करना है तो वो संभव नहीं है। ओके, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शैक्षिक तकनीकी की प्रयोगशाला का निर्माण भी नहीं कर सकते। ओके, तो भाई आपको करना क्या है कि भाई अगर आपको ऑडियो वीडियो साधन चाहिए या अन्य उपकरण चाहिए या आपको प्रयोगशाला का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको आवश्यक अनुदान की आवश्यकता होती है। तो बिना आप पैसे के ना तो आप उपकरण खरीद सकते हैं, ना ही कोई प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही कोई अन्वेषण का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए आर्थिक कारक भी बड़ा रोल प्ले करता है शैक्षिक तकनीकी में, यानी उसको काफी प्रभावित करता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए भाई समाज एवं संस्कृति तो शिक्षा का दर्पण है। तो भाई जैसा समाज होगा, जैसी संस्कृति होगी, वैसी वहाँ की शिक्षा होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि समाज में शैक्षिक तकनीकी के प्रति अगर जागरूकता है तो वहाँ पर शैक्षिक तकनीकी का प्रभाव अपने आप ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अगर शैक्षिक तकनीकी का प्रभाव दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि शैक्षिक तकनीकी का जो क्षेत्र है वो अपने आप ही क्या बन जाएगा,
उज्जवल हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो भी खुद चाहेंगे कि भाई विद्यालय में तकनीकी का प्रयोग किया जाए। ओके, तो इससे होता क्या है कि भाई जो समाज के जो लोग हैं, अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, वो विद्यालयों में भी प्रेशर डालते हैं कि भाई आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो। ओके, तो भाई सीधी सीधी बात है कि भाई जो समाज है अगर वो जागरूक है टेक्नोलॉजी के प्रति, तो वो भी क्या करते हैं, एक तरीके से दबाव डालते हैं विद्यालयों पर कि वो अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बनाएं, ठीक है ना, और जो छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान दे। तो ये कैसे संभव है दोस्तों? शैक्षिक तकनीकी की मदद से संभव है। ओके, तो ये हैं दोस्तों शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद देखिए दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप। शैक्षिक तकनीकी के दोस्तों 3 स्वरूप हैं। सबसे पहला आता है हार्डवेयर उपागम, इसको हम शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है, हार्डवेयर उपागम का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग करेंगे, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शैक्षिक प्रौद्योगिकी या शैक्षिक तकनीकी प्रथम, या उसको हम हार्डवेयर उपागम बोलेंगे। ओके, तो भाई जैसे कि आप देखते हैं, जैसे चलचित्र है, ग्रामोफोन है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन है ना, कंप्यूटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, इन सभी का जब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये शिक्षण की मशीनें हैं, तो ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर उपागम, इसको हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। ओके, तो सॉफ्टवेयर उपागम का मतलब है कि अनुदेशन प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं व्यवहारिक प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है? अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसमें शिक्षण तथा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके, ठीक है ना। लेकिन अगर मशीनों का अगर इसमें प्रयोग किया भी जाएगा तो केवल वह पाठ्य वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देना है, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों और इसके अलावा जैसे प्रविधियां हैं, अनुदेशन प्रणाली है, उनका हमने क्या करना है? पृष्ठपोषण करना है और मूल्यांकन करना है। तो ये सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई शिक्षक तथा सीखने के सिद्धांतों का उपयोग। ओके, ये आप इसको समझिए, ये है मशीनों का उपयोग, ये है सिद्धांतों का आपने किस तरीके से उपयोग करना है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं प्रणाली विश्लेषण, यानी कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय। ओके, अब ये क्या है? सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं वैसे इसको। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें प्रशासन है, प्रबंध है, व्यापार, उद्योग तथा सेना से संबंध रखने वाली समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो भाई इसके अंदर हम क्या करेंगे? शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक एवं परिमाणात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम सीधा सीधा सा हम क्या कह सकते हैं भाई? शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है वो आपके शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा निर्माण करने में सहयोग प्रदान करती है। तो ये आपका है सिस्टम एनालिसिस। ओके, तो इसके प्रयोग से जैसे शैक्षिक प्रणाली है, शैक्षिक प्रशासन है तथा प्रबंध है, उसको प्रभावशाली बनाया जाता है और कम खर्चीला भी बनाया जाता है। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई शैक्षिक प्रौद्योगिकी तृतीय यानी कि प्रणाली विश्लेषण। तो ये है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप। इसके बाद देखिए दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी में हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर तकनीकी के बारे में। दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया को अगर आपने प्रभावशाली और सार्थक बनाना है, उसमें अनेक प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। मेनली वैसे 2 होती हैं, हार्डवेयर तकनीकी और सॉफ्टवेयर तकनीकी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हार्डवेयर तकनीकी के बारे में। तो हार्डवेयर तकनीकी में क्या मतलब है? अभी हमने डिस्कस किया था हार्डवेयर उपागम के बारे में। तो अगर दोस्तों अगर हम शिक्षा में मशीनों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर तकनीकी
तकनीकी बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से अगर शिक्षा है उसमें 3 क्रियाएं होती है, एक होता है शिक्षण, फिर होता है प्रशिक्षण और तीसरा होता है अनुदेशन, ठीक है ना। तो अगर इन क्रियाओं के संचालन में अगर हम मशीनों का प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर तकनीकी बोलेंगे या हार्डवेयर शिक्षा तकनीकी बोला जाएगा। ओके, तो हार्डवेयर शिक्षा तकनीकी का मतलब यही है कि भाई जो शिक्षा की 3 क्रियाएं हैं उनमें अगर हम मशीनों का प्रयोग करें। ओके, तो पहले देखिए यहां पर हमने जो हार्डवेयर उपागम है या हार्डवेयर शिक्षा तकनीकी है उसको 2 तरीके से डिवाइड किया है, यानी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक होते हैं प्रथम हार्डवेयर उपकरण, ओके, या फिर हम इसको बोलेंगे प्रथम हार्डवेयर तकनीकी उपकरण, और दूसरे होते हैं द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी उपकरण। ओके, जो प्रथम हार्डवेयर तकनीकी उपकरण हैं उसमें आपके आते हैं अचल चित्र और चल चित्र, ठीक है ना। अचल चित्र के अंतर्गत जैसे क्या आती है भाई, कोई आकृति है, जैसे मानचित्र है, रेखा चित्र है, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। ओके, जैसे कि एक होता है OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, आपने ध्यान दिया होगा, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, या इसको हम बोलते हैं सिरोत्तर प्रक्षेपक। ओके, तो इसमें भी आपका क्या होता है कि ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अचल चित्र के अंतर्गत आता है, जो कि आपके चल नहीं रहे हैं यानी मूव नहीं कर रहे हैं, तो अचल चित्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एक चित्र विस्तारक होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिसडियास्कोप, ठीक है ना, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो चित्र विस्तारक, ठीक, और OHP अचल चित्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए जो चल चित्र होता है, चल चित्र का मतलब क्या है कि इसमें आपके क्या होंगे, फिल्में तैयार की जाएंगी, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है अपनी वीडियो में, ठीक है ना। तो फिल्म को आप क्या कर सकते हैं भाई, जो चलचित्र प्रक्षेपक है उसकी मदद से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होंगे, जो चित्र हैं वो चलते रहेंगे यानी मूव करते रहेंगे, तो ये हैं आपके चलचित्र। तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, प्रथम हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगले आते हैं द्वितीय हार्डवेयर उपकरण। द्वितीय हार्डवेयर जो उपकरण है ये आपके ज्यादातर क्या होते हैं, संप्रेषण से संबंधित होते हैं। ओके, देखिए ये जो पहला वाला है ये आपके हैं दृष्टि या उपकरण की प्रकृति से संबंधित है। ओके, या हम एक तरीके से देखेंगे कि भाई जो हमारे सामने पाठ्य सामग्री है उसको देखने से संबंधित है, ठीक है ना, देखना, और या फिर उपकरण की जो प्रकृति की दृष्टि है उससे संबंधित है। जबकि जो द्वितीय हार्डवेयर उपकरण है ये आपके जो पाठ्य वस्तु है उसके संप्रेषण से संबंधित है। अब जो द्वितीय हार्डवेयर उपकरण में या हार्डवेयर तकनीकी उपकरण में संप्रेषण किन मशीनों के माध्यम से किया जा सकता है, वो द्वितीय हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि भाई प्राइमरी क्या होगा और सेकेंडरी क्या होगा, ठीक है ना। प्राइमरी में हम सिर्फ चीजों को, पाठ्य सामग्री को दिखाएंगे, उनको समझाएंगे, और द्वितीय में उनका हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में हम उनका क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे यानी उनको भेजेंगे। तो भाई इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो जैसे रेडियो है, ठीक है ना। तो रेडियो से भाई क्या होता है कि भाई रेडियो का प्रसारण हम कहाँ करते हैं, मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला आता है दोस्तों दूरदर्शन। दूरदर्शन तो क्या होता है भाई, पाठ्य वस्तु के प्रसारण में जैसे छात्र देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, और फिर इससे क्या होता है कि भाई जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो छात्र इसमें अधिक रुचि लेते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि भाई बोधगम्यता में इसमें वृद्धि आती है। अब इसके बाद जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी क्या किया जाता है, अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और फिर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब आप अनुदेशन देते हैं तो भाई व्यक्तिगत भिन्नता को भी महत्व दिया जाता है, ठीक। और इंटरनेट से तो आपको क्या है कि आसानी से मुद्रित संप्रेषण किया जा सकता है। तो भाई मुद्रित संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज़ आपकी लिखी हुई है, आपने उसको क्या कर दिया, संप्रेषित कर दिया। जैसे आप PDF फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, या बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो आपका क्या है, मुद्रित सामग्री है, ठीक। तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी क्या हो सकता है भाई, वाद विवाद है उसका भी संप्रेषण किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आता है हार्डवेयर के हम कह सकते हैं हार्डवेयर तकनीकी के द्वितीय हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है सॉफ्टवेयर तकनीकी। अभी हमने दोस्तों हार्डवेयर तकनीकी के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जैसे शिक्षण प्रक्रिया में या अनुदेशन में
मशीनों तथा माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि भाई शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में वैज्ञानिक अधिनियमों का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मशीन का प्रयोग नहीं करना है आपने, वैज्ञानिक अधिनियमों का प्रयोग करना है, यानी व्यवहारिकता का उपयोग करना है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सॉफ्टवेयर में मौलिक तथा सामाजिक अधिनियमों का भी प्रयोग होता है। इसमें पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण दोनों का भी उपयोग किया जाता है। यानी पुनर्बलन को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेइंफोर्समेंट, और पृष्ठपोषण यानी फीडबैक दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होता है भाई, जो सहायक सामग्री है उसके उपयोग से अधिगम परिस्थितियों का उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना। और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना है अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन करके। ओके दोस्तों, सॉफ्टवेयर तकनीकी की मदद से मानव व्यवहारों के में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना। और इनका मापन भी किया जा सकता है। ओके, इसके द्वारा देखिए दोस्तों प्रभावशाली लेक्चर भी तैयार किए जाते हैं या प्रभावशाली शिक्षकों को भी तैयार किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये रचनात्मक तकनीकी या प्रौद्योगिकी भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का अस्तित्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए दोस्तों, जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर मशीन है, तो कोई भी जो मशीन है वो सॉफ्टवेयर के बिना अधूरी है ना। अगर उसमें सॉफ्टवेयर होगा ही नहीं तो भाई कोई मशीन है वो काम ही नहीं करेगी, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो बिना हार्डवेयर के भी काम कर सकता है। जैसे कि भाई अभिक्रमित अनुदेशन होता है या पाठ योजना होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि फिर भी अगर आप मशीन या प्रोजेक्टर का अगर आप उपयोग करेंगे तो उससे आपकी शिक्षण की प्रक्रिया है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन आता है, साखी अनुदेशन है, रेखीय अनुदेशन है। ठीक है ना। और जैसे सूक्ष्म शिक्षण है, पाठ योजना, शिक्षण नियोजन, ओके, और प्रशिक्षण प्रतिमान, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, अब आती हैं शैक्षिक तकनीकी की सीमाएं। देखिए इसके इतने सारे लाभ हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, यानी कि कुछ सीमाएं हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है वो है ज्ञानात्मक पक्ष में ही बल, यानी कि दोस्तों शैक्षिक तकनीकी में ज्ञानात्मक पक्ष एवं या हम कह सकते हैं व्यवहारात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। दोस्तों इसमें भावनात्मक और संवेगात्मक पक्षों में कोई योगदान नहीं दिया जाता है, या इसका योगदान बहुत ही सीमित रहता है। ओके, भावनात्मक पक्ष का जो विकास है वो केवल बच्चे में शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो केवल हम कह सकते हैं कि भाई इसका नॉलेजेबल एस्पेक्ट ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई व्यवहारात्मक पक्ष पे ही इसमें बल दिया जाता है। ओके, इसके बाद धन की आवश्यकता बड़ी मात्रा में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब शुरुआत हम करते हैं, यानी कि जब शैक्षिक तकनीकी का जब प्रयोग करते हैं तो बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो भाई अनेक सामग्री खरीदने के लिए आपको क्या करना होता है, विभिन्न प्रकार के प्रबंध करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है, जो कि सभी छात्रों के लिए मुमकिन नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की जानकारी आवश्यक। देखिए अगर आपको शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करना है तो भाई सभी तरह की तकनीक, जैसे कि आपको कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, वरना कोई इसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएगा। ओके, तो ये भी इसकी एक शॉर्टकमिंग्स है। ओके, इसके बाद सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं, यानी कि शैक्षिक तकनीकी की मदद से आप सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद देखिए विद्यार्थी एक मशीन के रूप में, तो यह जो तकनीक है दोस्तों सभी विद्यार्थियों को लगभग एक मशीन की भांति बदलने का कार्य कर रही है। ओके, तो दोस्तों ये है शैक्षिक तकनीकी की सीमाएं। ओके, तो दोस्तों ये था शैक्षिक तकनीकी प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उसके उपयोग। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।